हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपने रिवीजन में कुछ छोटी छोटी मुख्य मुख्य बातें जो हमारे जो ज्ञानवर्धन तो हमारा करेंगी ही, लेकिन हमारे छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर देने में भी हमारी कहीं ना कहीं सहायता अवश्य करेंगी। तो उन टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक आपके कोर्स से तो रिलेट है ही, लेकिन जैसा आपको ज्ञात है कि राजनीति विज्ञान आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी सहयोगी बनती है, उसी सहयोग के लिए ये जो बातें हैं मैं आपको विशिष्ट रूप से समझा रही हूँ। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस जीके के लिए या विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए भी आप इन चीजों को बड़ी गंभीरता से लें। ये शॉर्ट वीडियो के रूप में अवश्य है, लेकिन आपके दिमाग की जो गति है ये और तेज कर देंगी। तो अब आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है कॉमन सभा की समिति व्यवस्था। तो ब्रिटेन के संविधान को हम लोग पढ़ रहे थे। तो ब्रिटेन का जो संसद होता है उसके दो भाग होते हैं, द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है। तो जो एक सदन होता है उसको लॉर्ड सभा कहते हैं, जिसको हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है, ये उच्च सदन है। और जो उसका निम्न सदन है उसको हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। तो इस कॉमन सभा में समिति व्यवस्था अपनाई जाती है। तो क्यों अपनाई जाती है समिति व्यवस्था, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। समितियां क्या होती हैं, नाम सुना होगा आपने समिति। तो वो समिति जो होती है वो छोटी रूप होती है, सरकार का एक छोटा सा रूप कहें या किसी डिसीजन के लिए छोटे प्रारूप को तैयार करना, वो समिति के रूप में कार्य करता है। तो ब्रिटेन में भी जो सामान्य व्यवस्थाएं हैं वो समितियों के माध्यम से पूर्ण की जाती हैं, और ये समितियां बहुत ही उपयोगी साबित होती हैं। तो पढ़ते हैं क्यों है इनकी उपयोगिता समितियों की। समितियों का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे, यदि विशिष्ट निर्णय के लिए या विशिष्ट जांच आयोग के रूप में या किसी भी रूप में इनकी उपस्थिति हो सकती है। तो ये समितियां क्यों बनाई जाती है और क्या है इसकी उपयोगिता। तो उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसका फर्स्ट पॉइंट है कि कम समय में अच्छा व्यवस्थापन। हम सभी जानते हैं कि कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका का होता है, जो अपने कार्यभार की वजह से इतनी अधिक दबी हुई रहती है कि समाज में फैली हुई कई सारी परेशानियां या समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं जो उसे दिखाई नहीं देती या जिन पर निर्णय करना उनके लिए उस समय संभव नहीं होता है, ऐसी समस्याओं को वो सुलझाना तो चाहती है, लेकिन मुख्य जो बड़े बड़े काम होते हैं उनके सामने वो उनको छोटी नजर आती हैं। तो ऐसे जरूरी और छोटे कामों के लिए ये समितियां बनाना आवश्यक होता है, अच्छा हो जाता है। तो वो कम समय में ही अच्छा व्यवस्थापन यानी अच्छे कानून का निर्माण हो जाता है इन समितियों के माध्यम से। उपयोगिता नंबर 2 है कि व्यवस्थापिका का कार्यभार कम करना। कि समितियों के निर्माण की मुख्य मांग ही यही है कि एक ऐसी समितियां जब अलग अलग बन जाती हैं तो व्यवस्थापिका जो अपने कार्यभार से सदैव ही दबी रहती है, इतने कानून प्रतिवर्ष बनाए जाते हैं और उन कानूनों को बार बार में बनाना लागू करना एक बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। तो ऐसी मुश्किल घड़ी में ये समिति व्यवस्थापिका के कार्य को कम कर देती है। अगली उपयोगिता है व्यवस्थापिका के कार्यों को शीघ्रता से निपटाना। हमें ज्ञात है कि व्यवस्थापिका का जो कार्य होता है वो सत्र के माध्यम से होता है, कि जो सत्र चलाए जाते हैं, अधिवेशन चलाए जाते हैं, उसी के माध्यम से उन कार्यों को पूर्णता प्राप्त होती है। यदि अधिवेशन में पर्याप्त वाद विवाद में कहीं कमी रह जाती है और वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाता उस अधिवेशन में, तो वो कार्य अगले सत्र तक के लिए ऑटोमेटिकली टल जाता है, यानी कि उस कार्य को गति देने में अभी समय लगेगा। ऐसे समय में भी समितियां
मुख्य रूप से सहायक बनती हैं और व्यवस्थापिका के ऐसे कार्यों को वो शीघ्रता से निपटा देती हैं जिसकी उन्हें मुख्य आवश्यकता रहती है। तो ये 3-4 मुख्य मुख्य बातें थी। और अगली उपयोगिता का जो व्यवस्था है वो है निराकरण की समस्याओं का समाधान जल्दी से हो जाने का अर्थ ये होता है कि हो गया, निपट गया काम, अगला देखते हैं। इसका ये लाभ ही मिलता है कि जब तक काम फैला पड़ा रहता है तब तक ऐसा लगता है कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, ये भी बाकी है, वो भी बाकी है, वो भी बाकी है। लेकिन जैसे जैसे समितियों के माध्यम से ये कार्य निपटते जाते हैं, उनका निराकरण होता रहता है, तो ऐसा कार्य एक मैनेज्ड व्यवस्था में लाभकारी होता है। वो सदैव ही हमको एक उपयोगिता की पहचान कराता रहता है कि समिति व्यवस्था एक उपयुक्त व्यवस्था है। यदि हम कॉमन सभा के लाभ की बात करें कि ये व्यवस्था है, मौजूद है, समितियों की उपस्थिति है, लेकिन इसको करने के लाभ क्या क्या है, तो लाभ को यदि हम देखते हैं तो पहला लाभ है छोटे निकाय विचार विमर्श हेतु अधिक उपयुक्त होते हैं। कि समिति छोटी होती है और कॉमन सभा बड़ी होती है। जैसा हमने पढ़ा अपनी पिछली वीडियो में कि कॉमन सभा में वर्तमान में 660 सदस्य हैं। 660 सदस्य लगभग 75,000 जनता के प्रतिनिधि हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग विचारधाराओं वाले और अलग अलग मानसिकता या दृष्टिकोण को लेकर कॉमन सभा में उपस्थित हैं वाद विवाद के लिए। अब ऐसे समय में अलग अलग विचारधारा यानी अपनी ढपली, अपना राग चलता रहता है। कोई किसी की सुनता नहीं, कोई किसी की बात को अधिक महत्व नहीं देता। बस हमारी बात पूर्ण हो जानी चाहिए, हमारी बात मन जानी चाहिए, इसी बात पर उसका पूरा ध्यान होता है। तो ऐसे समय में ऐसे छोटे छोटे निकाय जो समितियों के माध्यम से कार्य करते हैं, उनके जो डिसीजन होते हैं, उनके द्वारा जो दिए गए हैं परिणाम या रिजल्ट, वो अधिक उपयुक्त होते हैं। और विचार विमर्श के लिए जितने कम सदस्य हो उतना ही अधिक प्रभाव उसका नजर आता है। तो कॉमन सभा में ये समिति व्यवस्था एक लाभकारी व्यवस्था है। दूसरी बात करते हैं कि सदन में निष्पक्ष वाद विवाद संभव नहीं। कि हम देखते हैं उपयोगिता के हिसाब से तो सदन में सत्ताधारी दल और दल प्रतिपक्ष दोनों मौजूद होते हैं और सत्ताधारी दल के विरोध में बोलना इतना आसान नहीं होता है और इसी में वाद विवाद में काफी समय जाया हो जाता है। और वो जो समय निकल रहा है अधिवेशन का, या कभी कभी कोई भाषण बहुत अधिक लंबे हो जाते हैं और कुछ भाषण शुरुआत होने के बाद ही उसको थोड़ा समय बाद ही उसे अध्यक्ष की यदि इजाजत ना हो तो उसे आगे पढ़ने से रोका जा सकता है। तो ऐसे वाद विवाद निष्पक्ष रूप से कैसे संभव है जब सत्ताधारी दल वहां पर मौजूद है और उनकी मौजूदगी में बहुत सारी बातें निष्पक्ष रूप में वाद विवाद होना संभव नहीं है कि जो बात कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे निष्पक्षता का अभाव नजर आता है। लेकिन समितियां ऐसा कार्य कर सकती है। यदि सत्ताधारी दल कोई गलत कार्य कर रहा है तो वो उस गलत कार्यों की तरफ जनता का या और सामान्य लोगों का ध्यान आकर्षित कराकर या स्वयं उस समिति उस बात पर विचार विमर्श करके ये सरकार को आग्रह करा सकती है कि इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए। अगला है सदन में प्रक्रिया नियमों का कठोरता से पालन। कि सदन एक अधिवेशन के माध्यम से चलता है, सत्र के माध्यम से चलता है और उसमें नियम कायदे कानून को फॉलो करना या उसके जो कॉलम होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसे पूर्ण करना आवश्यक होता है। तो ऐसे समय में जो समिति व्यवस्था है उसमें ऐसा कोई बंधन नहीं होता है। जब चाहे वो अपने कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं, चाहे रात को आधी रात को बैठ के वो कोई निर्णय लें या सुबह जल्दी वो मॉर्निंग में ही कोई निर्णय लेने के लिए बैठ जाए। तो समिति अपनी इच्छा अनुसार
कार्य कर सकती है और किसी नियम प्रक्रिया में वो बंधी हुई नहीं होती है कि ये काम हो जाएगा उसके बाद ही अगला कार्य होगा। तो ऐसी कोई नियम प्रक्रिया या ऐसा कोई कठोरता से उसका पालन करना समिति के लिए आवश्यक नहीं होता। उनके पास केवल एक समय का टारगेट होता है कि इस समिति का निर्णय इतने समय तक निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया नियम जो होते हैं वो समितियों पर लागू नहीं होते हैं, उसका फायदा कॉमन सभा को मिलता है। अगला है कानूनी विशेषज्ञों की आवश्यकता। प्रतिनिधि सभा में या कॉमन सभा में सामान्य प्रतिनिधि होते हैं जो जन लोकप्रिय प्रतिनिधि होते हैं। जनता के समक्ष किसकी छवि अधिक बेहतर है, कौन कितना लोकप्रिय है और जनता उन्हें कितना पसंद करती है, ऐसे लोगों से जो कॉमन सभा है वो भरी हुई होती है। तो ऐसे समय में जो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग विचारधारा से, अलग अलग प्रभाव से जो प्रतिनिधि वहाँ मौजूद हैं, उनमें जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून की जो गूढ़ता है उसे पहचाने। तो कानून की गूढ़ता को पहचानने के लिए या गहनता को पहचानने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है और ये विशेषज्ञ अपने विशिष्ट ज्ञान के द्वारा उस समस्या को पल भर में यानी चुटकी में या कम समय में उसको हल कर देते हैं। तो ये जो समिति व्यवस्था है उसमें विशेषज्ञों की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है और ये कानूनी विशेषज्ञ समिति के कार्य के द्वारा व्यवस्थापिका का कार्य शीघ्रता से हल कर देते हैं। अगला लाभ है सदन में समय की बचत। कि हम देखते ही हैं कि सदन में जब कार्यवाहियां होती हैं तो पर्याप्त वाद विवाद होने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। एक सदन में पारित होने के बाद उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है और दोनों ही सदन प्रभावी रूप से कार्यवाहियों को अंजाम देते हैं। यदि संसद में ये कार्यवाहियां जल्दी जल्दी निपटाने की बात की जाए तो ये बिल्कुल सही प्रतीत होता है कि उनकी गुणवत्ता में निरंतर कमी आती जाएगी। तो कोई कार्य पूरी प्रक्रिया से, पूरी तमीज से होता है और उस प्रक्रिया में कहीं भी व्यवधान होता है, जल्दी जल्दी कार्य करने के लिए कहा जाता है, तो उसमें गुणवत्ता की कमी अवश्य आएगी। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मकान बनाने की प्रक्रिया है। मकान बनाने की प्रक्रिया में जितना समय ईंटों को जमाने में या प्लास्टर को सूखने में या तराई करने में धीरे धीरे जितना समय लगेगा उतना लगेगा कि तराई करना, सूखना। और जब वो ये रोज की प्रक्रिया जब शामिल हो जाती है उसके बाद में जब एक सुदृढ़ मकान बनता है तो वो एक विशिष्ट प्रकार का होता है। लेकिन सब जो यदि जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, तुरंत उसको करके बिना तराई वराई करके उस मकान को पूर्ण कर दिया जाए तो कुछ समय बाद ही उसके रिजल्ट भी हम लोग देख सकते हैं कि सीम आ जाती है या तड़क जाता है या टूट जाता है। किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। तो कार्यों में बेवजह लगाना, उस कार्य को करना या शीघ्रता से सदन की कार्यवाहियों को करने का अर्थ है कि सदन की गुणवत्ता में कमी आना। वहीं समिति व्यवस्था क्या करती है कि समिति व्यवस्था उस कार्यों को विशेषज्ञों की राय से बहुत ही शीघ्रता से गहन अध्ययन करके पूर्ण कर सकती है। इससे कॉमन सभा का जो समय है वो उसकी बचत हो जाती है। तो ये बचत कहीं ना कहीं कॉमन सभा को ही फायदा दिलाती है। तो इस तरीके से आज हमने कॉमन सभा में समिति व्यवस्था को विशिष्ट रूप से पढ़ा है।